एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। वहीं पे जो हमारे पास बेसेस होते हैं वो हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर, ओके, इन टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सॉल्युबल इन वाटर। जो एसिड्स होते हैं वो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन बेसिस ऐसी बात नहीं, बेसिस भी घुलनशील होते हैं, बट यहाँ पर सारे बेसिस बट नॉट ऑल, लाइक ZnOH मतलब कि जिंक हाइड्रोक्साइड और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। लिटमस जो होता है वो क्या करता है, इसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड फॉर इज डेंजर एंड एसिड भी डेंजर होता है हमारे स्किन के लिए। लिटमस जो होता है बेस के केस में रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, ओके। अब ये जो लिटमस हम कर रहे हैं, क्या है लिटमस? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या है? लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना है एल्गी और फंजाई के। यहाँ पर एल्गी की जगह साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, बट एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से हमारा लाइकेन बनता है। अब बारी आती है कुछ मेन मेड मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। वो हमारा है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। ये दोनों केमिकल्स भी यूज होते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला टॉपिक हमारे पास आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। क्या होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इनको समझते हैं। देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे वो इंडिकेटर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं हम अपने अरोमा पर। मतलब इनका जो अरोमा है वो चेंज हो जाता है जब ये किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ओनियन है। ओनियन क्या करता है कि अपना सेंट को रिटेन रखता है एसिड के प्रेजेंस में, बट अपने सेंट को लॉस कर देता है बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है क्लोव ऑयल की। क्लोव ऑयल का भी सेम ही हिसाब किताब है भाई। सेंट जो होगा वो रिटेन होगा एसिड में, लेकिन लॉस्ट हो जाएगा बेस में। अगला हमारा आता है वनीला। वनीला का भी सेम हिसाब किताब है। क्या? सेंट रहेगा रिटेन हमारे एसिड में, बट लॉस्ट हो जाएगा बेस में। तीनों ही हमारे एक ही चीज कॉमन आ रही है, और वो है कि एसिड में ये जो है अपनी सेंट को रिटेन रख रहे हैं और बेस में अपनी सेंट को लूज कर दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। देखो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, अगर वो किसी मेटल के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो हमें यहाँ पे मिलेगा मेटल सॉल्ट, ओके। मेटल सॉल्ट के साथ हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो कि उड़ती हुई दिखेगी, मतलब हम उसको डिटेक्ट करेंगे पॉप साउंड से। अच्छा, एसिड को मैंने लिया, क्या है? H2SO4 है। इसको मैंने जिंक के साथ रिएक्ट करा दिया तो मेरा क्या निकला? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। देखो, कुछ नहीं हुआ है, बस H2 जो है वो अलग हो गया है, जिंक आकर के जुड़ गया है और हमारा H2 हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया है। अच्छा, NaOH एक बेस होता है, इसको हमने जिंक के साथ ट्रीट किया तो क्या मिला हमें? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे एंड एवरीथिंग इज ओके नाउ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन विद एसिड। देखो, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें सॉल्ट मिलेगा, लेकिन जो फिक्स प्रोडक्ट है वो CO2 और H2O भी मिलेंगे। देखो, सॉल्ट वेरी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं कोई मेटल में एसिड में अलग अलग मेटल या अलग अलग एसिड के नॉन मेटल कुछ भी यूज करूंगा तो यहाँ पे सॉल्ट हमारा वेरिएट करेगा, वेरिएशन होगा सॉल्ट में, बट यहाँ पे जो हमारा CO2 और H2O है वो सेम रहेगा। नीचे देखो, सोडियम कार्बोनेट को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, मेरा NaCl बन गया, CO2 H2O बन गया। अगले में भी देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, H का फर्क है, तो क्या HCl के साथ रिएक्ट कराया, NaCl सेम ही हमारा मिला, CO2 और H2O भी मिला। अच्छा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? देखो जरा, 2 लगा हुआ है ना, तो क्या करना है? यहाँ पे 2 लगा दो, 3 ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन, ठीक है। देखते हैं भाई अगली स्लाइड में क्या है। एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, एसिड और बेस जब मिलते हैं साथ में तो सॉल्ट और पानी निकल जाता है, ठीक है। HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, NaCl और पानी निकल गया। द मेन थिंग इज दैट कि जब रिएक्शन हो रही होती है एसिड की मेटालिक ऑक्साइड के साथ,
मेटल ऑक्साइड में हम यहाँ पे ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं किसी एसिड के साथ, लाइक H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या यहाँ पे मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट और पानी। ठीक है, ये तो हो गया भाई मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ। अब रिएक्शन जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ करते हैं, यहाँ पे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हम CO2 को ले सकते हैं और उसके बाद हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तुम्हारे NCERT के हिसाब से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस है। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट के रूप में क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में पानी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हम CO2 को एक्सेस में रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो CO2 के साथ और H2O तो रहता ही है, तो उसके साथ रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आगे का रिएक्शन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे सिमिलैरिटी इन एसिड एंड बेस। देखो, इसको हम समझ सकते हैं एक सिस्टम से। इस सिस्टम में मैंने एक सर्किट बनाया है जो कि एक वाटर से कनेक्ट होते हुए जाता है। देखो, अब ये पानी है बिल्कुल प्योर, मतलब इसके अंदर एक भी आयंस नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? ये वही वाला पानी है जो AC में से निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल प्योर होता है। अब प्योर होने की वजह से ना हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई आयन नहीं टूटता है। बट अगर हम इसमें एसिड या फिर बेसिस को डालें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल दोनों ही केसेस में यही सिमिलैरिटी है जो हम आज इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बिकॉज यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है। आयंस का मूवमेंट, आयंस के मूवमेंट कौन कौन से और आयन कौन कौन से? देखो, दो आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और एनायन हमारे साइज में बड़े होते हैं और नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो H+ इसका कैटायन हो जाएगा और एनायन हो जाएगा इसका Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। ये वही है HCl, HNO3 और H2SO4 वाले। अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस के पास भी कैटायन और एनायन होते हैं। ये भी साइज में छोटे होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। इनके पास कैटायन Na+, K+, Mg2+, ओके, और इनके पास एनायन होते हैं Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। दोनों में ही सिमिलैरिटी यही है कि पानी में जाकर के दोनों ही डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने के बाद अपनी आयंस की मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, देखते भाई अगली स्लाइड में क्या है। एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अभी जो हमने चीज़ों को देखा, अब हम देखेंगे कि मतलब सिस्टम को हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे कि वो सिस्टम में किस तरीके से एसिड और बेस टूटते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें एसिड की तो ये H+ आयन में टूटते हैं। हाँ जी, बिल्कुल टूटते हैं। अब ये जो H+ आयन होते हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं अकेले, तो ये क्या करते हैं कि पानी के साथ ये कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को बनाते हैं, फिर देन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इन वाटर ऑफ बेस की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई कैसे होगा। देखो, अगर कोई बेस पानी के अंदर जाता है तो Na+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है, सही बात है भाई। KOH जाएगा तो K+ OH नेगेटिव, अगर MgOH जाएगा, MgOH होल ट्वाइस अगर जाएगा तो Mg2+ और यहाँ पे 2OH नेगेटिव टूटेगा। अच्छा, ये AQ लिखा है, AQ व्हाट इज AQ, है ना? AQ है एक्वस। एक्वस मतलब जब कोई बेस पानी के साथ कंबाइन होता है तो वो एक्वस फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब कि बेस है बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, हम इनको ना एल्कली भी बोलेंगे, क्योंकि जब कोई बेस पानी में घुल जाता है तो वो एल्कली कहलाता है। ओके, सो दीज आर ऑल एल्कली नाउ, ऑल ऑफ देम। ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। डाइल्यूशन प्रोसेस, क्या होता है ये डाइल्यूशन प्रोसेस? देखो, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, मतलब डाइल्यूट कर देना है। अब क्या डाइल्यूट करने की बातें हो रही हैं बेटा? यहाँ पे हम डाइल्यूट करेंगे क्या, इस पूरे के पूरे सॉल्यूबल को। किस सॉल्यूबल को? एसिड एंड बेस के सॉल्यूबल को डाइल्यूट करने की बात हो रही है। मतलब हम क्या करेंगे, कैसे उसको डाइल्यूट करेंगे? हम डिक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ आयंस को। आयंस को ही अगर हम कम कर देंगे वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखो, कहीं पे एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर 4H+ आयन है। ठीक है, किसने? 4 ml पानी में।
मैंने क्या किया, मैंने पानी ही और मिला दिया, मैंने 4 की जगह 8 कर दिया, प्लस 4 ml कर दिया, तो अब ये तो कम हो गया ना ओवरऑल। तो कंपैरेटिवली हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे इसको डाइल्यूट किए, किसको, एसिड को डाइल्यूट किए, ठीक है। सेम वैसे ही बेस भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ना डिपेंड करता है हमारे इस पीएच स्केल पर। एक पीएच स्केल बना रखा है जिसमें जो 7 है वो हमें न्यूट्रलिटी शो करता है, ना तो एसिड होगा ना तो बेसिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ 7 से जितने भी छोटे हमारे स्केल्स होंगे वहाँ पे एसिड आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, OH की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा OH की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली H+ से ज़्यादा होती है। बस इतनी ही चीज़ें हैं भाई, अगर H+ ज़्यादा, एसिड ज़्यादा, OH ज़्यादा तो बेसिक ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे देखते हैं। चलो जी अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल की अगर हम बात करें तो देखो बॉडी जो वर्क करती है ना प्लांट और एनिमल्स की, वो नैरो रेंज के पीएच पे वर्क करती है, मतलब 7 से 7.8 के अराउंड। अगर हम बात करें एसिड रेन की, अगर वो 5.6 से लोअर होता है तो हम उसे एसिडिक रेन कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली यार 7 से तो कम ही है ना। अगला क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्वाइवल होता है एक्वेटिक एनिमल्स का वो डिफिकल्ट हो जाता है। देखो यार जो जानवर लोग हैं, हम लोग तो भाई अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ जाए, वो तो पानी में रहेंगे ना। और फाइनली मतलब अल्टीमेटली जो हमारा एसिड रेन है वो पानी में जाएगा तो फिर फिशेस को दिक्कत करेगा बहुत ज़्यादा सर्वाइवल करने में। अब बात आती है पीएच ऑफ सॉइल की। अच्छा अगर 5.5 से कम होगा एसिडिक सॉइल तो फिर वो एसिडिक कहलाएगा। अगर 5.5 से हमारा कम होता है तो वो एसिडिक सॉइल कहलाएगा। अगर 7.5 से ज़्यादा होता है तो हमारा बेसिक सॉइल कहलाएगा। हमने क्लास 7th में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, लाइक मैन्योर, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टमक का जो पीएच होता है वो हमारा 1.2 के आसपास होता है। अब ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है। क्या, पेप्सिनोजन। इसको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा अगर बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो गया तो फिर वो इंडाइजेशन करेगा। इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं और बेस का यूज़ करते हैं, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। टूथ डीके, अब ज़रा समझते हैं क्या है। देखो ये तब स्टार्ट होता है जब पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। एनामल जो कि हमारा बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये हमारे बॉडी का, ओके। अब लेकिन ये सड़ जाता है, ये क्या होता है, सड़ जाता है बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड। जो भी खाना और शुगर हमारे मुंह के अंदर बच जाता है फिर वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो है वो उसे सड़ा देता है, डिग्रेड कर देता है। अच्छा अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंशन जो होता है वो टूथपेस्ट या फिर ओरल हाइजीन और कोई भी बेसिक टूथपेस्ट को यूज करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। सही बात है यार, एनिमल और प्लांट भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास बी स्टिंग और नेटल स्टिंग, दोनों ही मिथुनिक एसिड को कंटेन करते हैं, ओके, मिथुनिक एसिड को कंटेन करते हैं। जब भी ये मिथुनिक एसिड लग जाते हैं ना तो क्या होता है, कॉज करते हैं, कॉजेस, यहाँ पे मैंने कॉजेस में लिखा, कॉजेस करते हैं इरिटेशन, ओके, इरिटेशन एंड पेन, इरिटेशन करते हैं, पेन कॉज करते हैं एंड बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। अच्छा जी, प्रिवेंशन क्या होता है इसका, बेकिंग सोडा लगा लेना और डॉग प्लांट, नेटल स्टिंग के केस में डॉग प्लांट जो कि नेटल स्टिंग के पास में ही उगता है, आप उसे लेकर के अपने हाथों पर ऐसे घिस सकते हैं और अपने आप को इस बर्निंग सेंसेशन, पेन और इरिटेशन से बचा सकते हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट्स ऑफ, ठीक है, समझते हैं भाई इस चीज़ को।
सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के होंगे, ध्यान रखना यहाँ पे हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो पीएच जनरली क्या होगा 7 से कम हो जाएगा। अगर बात करें वीक एसिड की, यहाँ पर जो एसिड है वो वीक है तो पीएच जो होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच जो होगा वो 7 से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या होगा, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज कैंसिल आउट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, और हमें मिलेगा सॉल्ट जो कि पीएच जो 7 के बिल्कुल बराबर होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। ओके, बस इतना सही था इसमें। समझते हैं ज़रा क्या। देखो, जो सी वाटर होते हैं ना, सी वाटर हमारे कंटेन करते हैं सॉल्ट जो कि जनरली एक्वस होते हैं इन नेचर, बट अगर हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट की, तो रॉक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो सॉलिड होते हैं नेचर में। देखो समझो, ये जो बेड होते हैं ना रॉक सॉल्ट की, ये ना पहले वहाँ पर समुद्र होता था, लेकिन एज के साथ साथ वो सूख गया। सूखने के बाद क्या रह गया, सूखने के बाद सिर्फ वहाँ पे सॉल्ट बचा है रॉक के फॉर्म में, इसलिए वो सॉलिड होते हैं नेचर में। ठीक है, अब केमिकल सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली जो हम खाते हैं, उनका खाने के ना अलावा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ये सब बनाने में काम आता है। वॉशिंग सोडा, क्या क्या तीन नाम लिए, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन। इनके अलावा ब्लीचिंग पाउडर्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ हम खाने के लिए ही इन कॉमन सॉल्ट का उपयोग नहीं करते हैं, इनका उपयोग बाकी केमिकल्स को भी बनाने के लिए होता है। हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एसिड बेस वाले चैप्टर में। समझते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। देखो, क्लोर अल्कली प्रोसेस जनरली हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए। अब वो बनता कैसे है, देखो यहाँ से ना हम क्या डालते हैं, NaCl जो कंटेन करता है वाटर। तो जब NaCl हमारा वाटर कंटेन करता है तो वो बन जाता है हमारा ब्राइन। ओके, ब्राइन। अब होता क्या है कि ना पूरे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पूरा सोडियम क्लोराइड विथ वाटर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। ओके, अब होता क्या है कि यहाँ पर ना हम लगा देते हैं इलेक्ट्रोड्स, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा NaOH बनता है, वो यहाँ से बन के निकल जाता है। बट द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ इन दोनों जगहों पे क्या निकलता है। देखो, पानी में क्या होता है, हमारा होता है H2O, और इसमें और क्या मिला हुआ है, NaCl, बस यही होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे इसके आयंस टूटेंगे और NaCl के आयंस तो टूट ही जाते हैं पानी में जाने के बाद। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे मेरा Cl नेगेटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा, Na प्लस भी होगा और H पॉजिटिव भी होगा। अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो हमारे नेगेटिव वाले आयंस को कैरी करते हैं, मतलब उनको अट्रैक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव वाले हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव वाले चार्ज को नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे नेगेटिव वाले चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब द थिंग इज दैट कि Na और OH, यहाँ पर Na जाएगा और OH यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है इस तरीके से, तो ये आपस में मिलकर के NaOH निकल जाएंगे। ओके, निकल जाएंगे NaOH। अब द थिंग इज दैट कि जो H प्लस है वो यहाँ से कैरी करेगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे H प्लस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से वो नेगेटिव चार्ज लेकर के और अपने H2 गैस बना के निकल जाएंगे। ओके, H2 गैस बना के निकल जाएंगे। और वहीं पे जो मैंने पहले कहा था कि जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे कई सारे Cl नेगेटिव इस तरीके से मिलकर के आपस में ही कोवेलेंट बॉन्ड बना के Cl2 गैस बना के निकल जाएंगे। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमें बनाना था NaOH, बट हमें एज अ बाई प्रोडक्ट H2 गैस और Cl2 गैस भी मिल जाती है। अच्छा, अब H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एक बहुत ही अच्छा खासा फ्लेवेबल हाइड्रोजन गैस होता है, तो इसको हम फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ्यूल में यूज़ हो जाएगा। जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, इसके काम और भी होते हैं। और Cl2 गैस क्या कर सकता है, Cl2 गैस हमारा इस्तेमाल हो सकता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। Cl2 को डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसको क्लीन करने के काम आ जाएगा। और स्विमिंग पूल में जो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन ही तो डाला जाता है, ओके, बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो यहाँ तक था हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। आई नो थोड़ा बहुत गुचड़ मुचड़ हो गया है, बट मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा था। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। इसकी एक छोटी सी रिएक्शन भी है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
और यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, हमने क्या लिया NaCl, इसको हमने पानी में डाला, क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमें क्या मिला NaOH मिल गया और साथ में Cl2 गैस मिल गया और साथ में H2 गैस भी मिल गया। ओके, क्लोर अल्कली प्रोसेस, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विद NaCl। ओके, बस इतना सही था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लीचिंग पाउडर, अब समझते हैं यहाँ पे, जब सिलिकेट लाइम को रिएक्ट कराते हैं हम क्लोरीन के साथ, अब ये क्लोरीन वही क्लोरीन है जो हमको क्लोर अल्कली प्रोसेस से मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, दैट मीन्स सिलिकेट लाइम को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या H2O प्लस H2O। ओके, अब यूज किस लिए आता है, ब्लीच करने के लिए। ब्लीच करने के लिए क्या, कॉटन, लिनन को, फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को और वॉश्ड किए हुए क्लोथ्स को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है और क्लीन करने के लिए पानी को भी ये काम आता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा जनरली जो सोडियम क्लोराइड जो हमने क्लोरो अल्कली प्रोसेस में यूज़ किया था उसी को हम यहाँ पे यूज़ करके पानी मिला के CO2 मिला के और NH3 मिला कर मतलब अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं क्योंकि अब इसी का ही काम होने वाला है। ठीक है, कैसे, इसका जो pH होता है वो जनरली 8.3 से लेकर के 8.6 मतलब बेसिक होता है। अब कुकिंग के दौरान क्या चीज़ें चल रही होती है, देखो क्या कहानी है। कुकिंग के दौरान जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो टूटता है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, पानी निकलता है और CO2 निकलता है। देखो ये जो CO2 है ना, ये फूड को क्रिस्प करने के भी काम आता है। इसके अलावा जब इसी CO2 को, यानी कि जब हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम किसी पानी के साथ मिक्स करके डाल देंगे तो क्या होगा कि जो CO2 बनेगा वो बैटर को क्या करेगा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज बैटर को या फिर ब्रेड और केक को जो हम ओवन में डाल करके उसको बनाने वाले हैं उसको सॉफ्ट और स्पॉन्ज कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगा, क्रिस्प कर देगा पकौड़ाज और फ्रेंच फ्राइज को जो भी हम खाते हैं। एंटासिड के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। ठीक है, ये कहानी थी बेकिंग सोडा की। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वॉशिंग सोडा। ठीक है जी, तो जब सोडियम कार्बोनेट हमारा कंटेन करता है वाटर, वही बन जाता है वॉशिंग सोडा और कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। बस सोडियम कार्बोनेट लिया, पानी मिला दिया, लो जी बन गया। अब इसका काम क्या है, ग्लास में, सोप में और पेपर में काम आता है। बोरेक्स बनाने में काम आता है। ये बोरेक्स क्या करता है कि पेस्ट कंट्रोलर के रूप में भी काम करता है, डिओडराइजर के रूप में भी काम करता है। जैसे कि कोई भी कचरा वचरा होता है तो उसके अंदर कैंस भी होती हैं बहुत, उन्हीं के ऑर्डर को हटाने के लिए, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, क्लीनिंग एजेंट, मतलब ऐसी बात नहीं है, सॉफ्टनेस भी करवाता है पानी की और भी काफ़ी सारे काम है, बट आपके में ज़्यादा दे नहीं रखा तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है हमारा ये, और रिमूव करने के लिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बस उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दो या वॉशिंग सोडा जिसको वही कहते हैं, वो डाल करके आप उसको पानी की हार्डनेस को एकदम रिमूव कर सकते हो परमानेंटली। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या क्रिस्टल सच में सूखे होते हैं? देखो यहाँ पे क्रिस्टल ना आपके किताब में कॉपर सल्फेट को लिया गया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जो भी आप देखोगे, क्योंकि देखो जब आप अपने स्कूल के लैब में जाओगे तो लैब में जाने के बाद ना टीचर आपको ऐसे करके डब्बा देगा, डब्बे के अंदर ऐसे नीले रंग के कॉपर सल्फेट होंगे, तो वो आपको देखने में लाइक थोड़े बहुत सूखे सूखे लगेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उनके अंदर पानी की मात्रा होती है। देखो यहाँ पर है, अगर उनके अंदर 5H2 है यानी कि पानी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्लू रंग के होंगे। अगर पानी की मात्रा हल्की सी भी रहती है लाइक .2H2O तो भी वो ब्लू रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम उन्हीं क्रिस्टल्स को लाइक टेस्ट ट्यूब में रखें और नीचे से ऐसे करके बर्नर से या लाइटर से हम आग वाग जलाएं तो क्या होगा कि जो पानी जो है वो उड़ जाएगा। पानी उड़ने के बाद क्या होगा, ये अपने वाइट कलर में आ जाएगा। तो ऊपर के जितनी मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट .2H2O, ये दोनों के दोनों हाइड्रेटेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी की मात्रा होती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, ये सफ़ेद रंग का होता है और एनहाइड्रस कंडीशन होता है। एनहाइड्रस कंडीशन अभी किताब में नहीं, बट मैं बता दूं कि एनहाइड्रस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझते हैं क्या है ये? कुछ नहीं है, जिप्सम को हीट कर दिया 373 केल्विन, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चलेंगे। जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पे तो क्या बन गया, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब क्या होता है भाई जिप्सम? कुछ नहीं है यार,
कैल्शियम सल्फेट में थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी कंडेंस कर लेगा, बन गया जिप्सम। इसको हीट कर दो, आधा पानी बचेगा, बन गया क्या, पीओपी। पीओपी जो आपके घरों में लगती है। अब क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा पानी, इसमें 1.5 पानी मिला दो, क्या बन गया, दोबारा से आपका जिप्सम बन गया। तो ये खेला खेली है, रिएक्शन का कुछ नहीं है। आपको मेन जानना है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हमारा पीओपी होता है भाई, ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या यूज़ होता है भाई, कि फ्रैक्चर्ड जो बोन होती हैं उनको रिपेयर करने में काम आता है, और प्रिवेंशन करता है क्या, ये जो दीवारें होती हैं हमारी घरों की, इनमें वाटर का लीकेज ना हो जाए, इसलिए पीओपी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बस ज़्यादा कुछ ऐसी खास बात नहीं है। आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। देखो मैंने ना ये जो चैप्टर है ये मैंने बिल्कुल NCERT बाई NCERT ही लेकर के चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है NCERT को डिकोड करने की, ओके। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया ना, आप कहीं से कुछ भी नहीं मिस कर सकते। आप कोई भी टेस्ट लगा लो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई भी केस स्टडी पढ़ लो, आप लगभग सारी की सारी चीज़ें क्या करोगे, वो सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ओके।